नमस्कार। चलिए सीधे बात करते हैं 15 दिसंबर को हुए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की थर्ड शिफ्ट के बारे में। देखते हैं कि इस पेपर में क्या कुछ खास था और इससे आगे के लिए क्या सीखा जा सकता है। तो फिर देर किस बात की, आइए फटाफट से देखते हैं थर्ड शिफ्ट के वो कौन से सवाल थे जो पूछे गए और उनके सही जवाब क्या थे। सबसे पहले बात करते हैं अवार्ड्स और ऑनर्स की। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये सेक्शन एग्जाम में काफी अहमियत रखता है। ये सवाल पहले भी आ चुका है भारत के सबसे बड़े खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में। तो इसका सही जवाब है 4। ये अवार्ड्स मिले मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को। अच्छा, अब अवार्ड्स में ही आगे बढ़ते हैं और लिटरेचर की दुनिया से आया एक सवाल देखते हैं और इसका जवाब है डॉक्टर पार्वती तिर्की। उन्हें ये पुरस्कार उनके हिंदी कविता कलेक्शन फिर उगना के लिए दिया गया। स्पोर्ट्स अवार्ड से एक और सवाल था और इस बार खास तौर पर पैरा एथलीट्स के बारे में पूछा गया। और ये नंबर काफी बड़ा है, कुल 17 पैरा एथलीट्स को ये प्रतिष्ठित अवार्ड मिला। अब एक सवाल इंटरनेशनल अवार्ड्स पर था, जो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के फील्ड में दिया जाता है। तो ये अवार्ड मिला है आईएमडी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को। उन्हें यह सम्मान साइक्लोन की भविष्यवाणी और वार्निंग सिस्टम में उनके बेहतरीन काम के लिए दिया गया। चलिए अब अवार्ड्स से हटकर स्पोर्ट्स की कुछ और हाइलाइट्स देखते हैं। ये सेक्शन काफी डायरेक्ट था और ज्यादातर हाल की घटनाओं पर ही फोकस था। एक बहुत ही सीधा सा सवाल एक बड़ी टेनिस स्टार के बारे में। जी हां, कोको गॉफ यूएसए की खिलाड़ी हैं। इससे यह भी पता चलता है कि ग्रैंड स्लैम विनर्स के बारे में डिटेल्स जानना कितना जरूरी है। ओके, अब बारी है साइंस सेक्शन की। इसमें बायो से लेकर फिजिक्स तक हर तरह के सवाल देखने को मिले। ये सवाल ह्यूमन बायोलॉजी के एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी हिस्से से था। इसका सही जवाब है मेडुला ऑब्लोंगटा। हमारे शरीर के जो भी ऑटोमेटिक काम होते हैं, जैसे सांस लेना या दिल का धड़कना, वो सब यही कंट्रोल करता है। अच्छा, फिजिक्स का एक क्लासिक सवाल जो लगभग हर किसी ने पढ़ा होगा। तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, करीब 3400 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, ये आसानी से इवेपोरेट यानी भाप बनकर नहीं उड़ता। और तीसरा, इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होती है। बायोलॉजी से एक और सवाल, इस बार प्लांट रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ। तो फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ग्रेन्स को फूल के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचना होता है। जैसा कि हम जानते हैं, एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि प्रेशर कैलकुलेट करने का ये सवाल। देखिए, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। वैल्यूज रखिए, 600 न्यूटन को 0.05 मीटर स्क्वायर से डिवाइड किया और जवाब आ गया 12,000 पास्कल। अब आते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पर। ये वो सेक्शन है जो अक्सर डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। सवाल था फाइनेंशियल सेक्टर में हाल ही में लॉन्च हुए कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में। जी, ये दोनों ही पोर्टल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने लॉन्च किए हैं। इनका मकसद रेगुलेटरी प्रोसेस को आसान बनाना और इंटरनल ट्रेनिंग को बेहतर करना है। लेटेस्ट बजट से एक बहुत ही जरूरी सवाल जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा है। तो केसीसी की लिमिट अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है ताकि किसानों को ज्यादा फायदा मिल सके। एक और सवाल भारत के डिफेंस सेक्टर में हुए एक बड़े डेवलपमेंट के बारे में था। इस फैसिलिटी का इनॉग्रेशन लखनऊ में हुआ। ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो इस पूरे एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है, आगे की तैयारी के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? ये टेबल सारी कहानी साफ कर देती है। देखिए, करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, खासकर अवार्ड्स, सरकारी पोर्टल्स। साइंस के सवाल कॉन्सेप्ट बेस्ड थे और सबसे चौंकाने वाली बात, कई सवाल पिछली शिफ्ट से सीधे सीधे रिपीट हुए थे। मतलब साफ है, इस एग्जाम में करंट अफेयर्स ही गेम चेंजर साबित हो रहा है। ये एक ऐसा एरिया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी जानकारी के बाद तैयारी का फोकस कहां होना चाहिए? पैटर्न तो अब साफ दिख रहा है। जरूरत है तो बस इस जानकारी को अपनी स्ट्रैटेजी में सही तरीके से इस्तेमाल करने की। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास 15 दिसंबर 2025 को हुई रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तीसरी पाली के सवालों का एक दिलचस्प संकलन है।
और हम सिर्फ सवालों और जवाबों की लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सवालों से क्या पैटर्न उभरता है और ये किस तरह की तैयारी की ओर इशारा करता है। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। किसी भी परीक्षा के सवालों का विश्लेषण करना असल में उस परीक्षा को बनाने वालों की सोच को समझने जैसा है। ये सिर्फ सही जवाब जानने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जानने के बारे में है कि क्यों यही सवाल पूछे गए। इसमें तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुराग छिपे होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पुरस्कारों से। एक सवाल था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के बारे में, जो जनवरी 2025 में दिए गए। पूछा गया कि कितने खिलाड़ियों को ये सम्मान मिला। के खेल को जानना ये है निशानेबाजी में मनु भाकर, शतरंज में डी गुकेश, हॉकी में हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलेटिक्स में प्रवीण कुमार। ये दिखाता है कि परीक्षा में विविध खेलों पर ध्यान दिया जा रहा है। एक और पुरस्कार साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। ये फिर उगना नाम के कविता संग्रह के लिए किसे दिया गया? ये पुरस्कार डॉक्टर पार्वती तिर्की को मिला। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हिंदी कविता संग्रह झारखंड की जनजातियों और उनकी संस्कृति पर केंद्रित है। इससे साहित्य में क्षेत्रीय और जिसे कहते हैं आदिवासी आवाजों को मिल रहे महत्वता पता चलता है। अच्छा, अर्जुन पुरस्कार पर भी एक सवाल था। 2025 में कितने पैरा एथलीट्स को ये पुरस्कार मिला? कुल 32 पुरस्कारों में से 17 पैरा एथलीट्स को दिए गए। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और ये पैरा स्पोर्ट्स को मिल रही बढ़ती मान्यता को दर्शाता है। और अंत में सासाकावा पुरस्कार 2025। हाँ, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भारत के मौसम विज्ञानी और IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को दिया गया। ये सम्मान चक्रवात की भविष्यवाणी और चेतावनी प्रणालियों में भारत की प्रगति को मान्यता देता है। ठीक है, अब टेनिस की बात करते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कोको गॉफ की राष्ट्रीयता के बारे में पूछा गया था। वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सबक ये है कि सभी 4 ग्रैंड स्लैम के विजेता और उप विजेता दोनों के नाम याद रखने जरूरी हैं। जैसे कि 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष विजेता थे जेनिक सिनर और महिला विजेता मेडिसन कीज। फिर फ्रेंच ओपन में पुरुष विजेता कार्लोस अल्कराज और महिला विजेता कोको गॉफ। बिल्कुल। विंबलडन में पुरुष विजेता फिर से जेनिक सिनर और महिला विजेता ईगा स्विएटेक, और US ओपन में पुरुष विजेता कार्लोस अल्कराज और महिला विजेता आर्याना साबालेंका। चलिए अब राष्ट्रीय मामलों और नीतियों पर आते। एक सवाल बाल श्रम पर था। 2025 में बच्चों को बचाने के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा? तेलंगाना। उन्होंने सबसे ज्यादा बचाओ अभियान चलाए हैं। ये सामाजिक न्याय और आप कह सकते हैं जमीनी स्तर पर कानूनों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत है। और अमित शाह द्वारा पेश किए गए एक नए कानून के बारे में भी सवाल था। वो था अप्रवासन और विदेशी विषयक अधिनियम 2025। दिलचस्प बात यह है कि इस एक कानून ने 4 पुराने कानूनों की जगह ले ली है, जो 1920 और 1939 जैसे पुराने समय के थे। ये कानून अप्रवासन नियमों को आधुनिक बनाता है और जाली दस्तावेजों के लिए 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने जैसे कड़े प्रावधान लाता है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा पर भी एक सवाल था। हाँ, 2025-26 के बजट में इसकी सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसका उद्देश्य है किसानों को खेती, पशुपालन और मछली पालन के लिए ज्यादा पूंजी उपलब्ध कराना। और भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल, इसे भी अमित शाह ने लॉन्च किया है। इसका मकसद केंद्रीय और राज्य पुलिस को इंटरपोल की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच देना है, जिससे अपराधियों की अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग और सूचना साझा करना तेज और प्रभावी हो सके। चलिए अब विज्ञान के कुछ दिलचस्प सवालों को देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये सांस लेने, दिल की धड़कन और रक्तचाप जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके विपरीत सेरिब्रम सोचने और स्वैच्छिक क्रियाओं के लिए होता है। एक और जीव विज्ञान का सवाल। निषेचन के लिए पराग कणों को फूल के किस भाग तक पहुंचना होता है? वर्तिकाग्र तक, जिसे स्टिग्मा कहते हैं। ये पहला कदम है। इसके बाद परागकण अंकुरित होकर अंडाशय तक पहुंचता है और निषेचन पूरा होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है? ये तो एक क्लासिक सवाल है। बिल्कुल। इसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो बहुत उच्च गलनांक, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस, दूसरा कम वाष्पीकरण दर और तीसरा उच्च प्रतिरोधकता। यह बिना पिघले अत्यधिक तापमान पर चमक सकता है। और एनोडाइजिंग प्रक्रिया मुख्य रूप से किस धातु के लिए उपयोग की जाती है? एल्यूमिनियम।
ये प्रक्रिया धातु की सतह पर एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाती है, जिससे जंग लगने का खतरा कम हो जाता है और सतह कठोर हो जाती है। एक सवाल था कि ऊष्मा ऊर्जा को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? जूल के नियम के अनुसार, मतलब H = I²RT, ऊष्मा धारा, प्रतिरोध और समय पर निर्भर करती है, लेकिन धारा की दिशा पर नहीं। एक न्यूमेरिकल भी था जिसमें वेग और त्वरण देकर तय की गई दूरी पूछी गई थी। हाँ, इसमें 2 कदम थे। पहले 180 किलोमीटर पर घंटा को मीटर सेकंड में बदलना, जो 50 मी से होता है। फिर गति के तीसरे समीकरण v² = u² + 2as का उपयोग करके दूरी निकालना, जिसका उत्तर 1250 मीटर आता है। और फरवरी 2025 में हुए AI एक्शन समिट के बारे में भी पूछा गया। जी, ये पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया था। इसकी सह अध्यक्षता भारत और फ्रांस में की थी। ये तीसरा संस्करण था और इसका उद्देश्य था सुरक्षित AI के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 2026 में इसकी मेजबानी भारत करेगा। तो इन सवालों को देखकर कुछ बातें साफ होती हैं। करंट अफेयर्स पर बहुत जोर है। पुरस्कार, शिखर सम्मेलन, नई नीतियां, साथ ही विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों की गहरी समझ भी परखी जा रही है, चाहे वो थ्योरी हो या न्यूमेरिकल। बिल्कुल। इससे यह संदेश मिलता है कि तैयारी सिर्फ तथ्यों को रटने की नहीं, बल्कि उनके पीछे के संदर्भ को समझने की होनी चाहिए। कोई पुरस्कार क्यों दिया गया, नया कानून क्या बदलाव ला रहा है, या किसी वैज्ञानिक घटना के पीछे का सिद्धांत क्या है। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसा कि स्रोत में कहा गया है कि करंट अफेयर्स निर्णायक कारक हो सकता है। इन सवालों को देखकर लगता है कि सूचित होने का मतलब अब सिर्फ सुर्खियां जानना नहीं है। असली चुनौती डॉट्स को जोड़ने की है। एक वैज्ञानिक पुरस्कार को राष्ट्रीय नीति से जोड़ना या एक शिखर सम्मेलन को वैश्विक रुझानों से। तो सोचने वाली बात यह है कि अलग-अलग तथ्यों को इकट्ठा करने के बजाय ज्ञान का ये जाल कैसे बुना जाए।